वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली लक्ष्मी योजना में अपात्र मिले तो बंद होगी सहायता, खाते से वसूली के साथ होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत किसी भी चरण में अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों की आर्थिक सहायता तत्काल बंद कर दी जाएगी। सरकार पहले जारी की गई राशि की वसूली भी करेगी और धोखाधड़ी पाए जाने पर कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जारी योजना के विस्तृत दिशा निर्देशों के अब यह प्राविधान किया गया है। योजना 1 अगस्त से प्रभावी हो जाएगी। योजना के तहत दिल्ली में कम आय वाले परिवारों की 21 से 60 वर्षीय पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। क्या कट जाएंगे 1/3 दिल्ली वालों के नाम? 24 अगस्त को जारी होगी नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। दिल्ली मतदाता सूची के SIR के तहत घर घर फॉर्म पहुंचाने में सभी 13 जिले के एक समान 100% रहे, लेकिन फॉर्म के डिजिटलीकरण की रफ्तार काफी कम है। 30 जून से शुरू हुआ फॉर्म वितरण व डिजिटलाइजेशन का चरण सोमवार को संपन्न हो गया। इस दौरान दिल्ली के सभी 1,40,10,299 मतदाताओं तक फॉर्म पहुंचाने का काम पूरा हो जाएगा, जबकि 7.18% के साथ अब तक 97,47,879 फॉर्म ही डिजिटलाइज किए जा चुके हैं। अभी भी 47.62 लाख रजिस्टर्ड वोटरों की फॉर्म का डिजिटलाइजेशन बाकी है। दिल्ली में हर 3 रजिस्टर्ड वोटरों में से एक का नाम उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं होगा, जिसे 24 अगस्त को जारी किया जाएगा। दिल्ली में घर बसाने का सपना होगा पूरा। 3 बड़े आवासीय प्रोजेक्ट पर जल्द शुरू होगा काम। दिल्ली सरकार का PWD इस वर्ष गुलामी बाग, कल्याणवास और बहारपुर में 3 बड़े आवासीय प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की तैयारी में है। इनमें गुलाबी बाग और कल्याणवास परियोजनाएं खास है, क्योंकि यहाँ सरकारी आवास के साथ निजी खरीदारों के लिए फ्लैट और व्यावसायिक स्थान विकसित भी किए जाएंगे। यानी सरकारी जमीन पर अब सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के आवास सीमित नहीं होंगे, बल्कि PWD मंत्री प्रवेश मन्ना के अनुसार इन परियोजना का उद्देश्य सरकारी जमीन का अधिकतम उपयोग कर आधुनिक उच्च घनत्व वाले आवासीय और मिश्रित उपयोग वाले परिसर विकसित करना है। गुलाबी बाग और कल्याणवास परियोजनाओं से होने वाली आय से निर्माण लागत की भरपाई में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दिल्ली में बनेगी 3 नई आवासीय कॉलोनियां। राजधानी दिल्ली में अपने सपनों का आशियाना बसाने का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। दरअसल दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सरकारी आवास की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में 3 प्रमुख आवासीय परियोजनाओं पर काम कर रही है। इनमें उत्तरी दिल्ली का गुलाबी बाग, पूर्वी दिल्ली का कल्याणवास और दक्षिण पूर्वी दिल्ली का बहारपुर शामिल है। परियोजनाओं के तहत पुराने सरकारी आवासीय परिसरों का पुनर्विकास कर आधुनिक सुविधाओं से लैस आवास तैयार किए जाने की योजना है। इनमें गुलाबी बाग और कल्याणवास योजनाएं खास है, क्योंकि यहाँ सरकारी आवास के साथ निजी खरीदारों के लिए भी फ्लैट और व्यावसायिक स्थान विकसित किए जाएंगे। आनंद विहार नवभारत स्टेशन पर लगा भव्य बुक फेयर, उमड़ रही है किताब प्रेमियों की भीड़। आनंद विहार नवभारत स्टेशन पर 14 अगस्त से बुक फेयर लगा हुआ है। 23 अगस्त तक चलने वाले इस मेले में किताब खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मेले में हिंदी और अंग्रेजी की 20,000 से अधिक किताबें उपलब्ध हैं। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक लोग यहाँ किताबें देख और खरीद सकते हैं। बुक फेयर में फिक्शन, नॉन फिक्शन, बच्चों की किताबों समेत अलग अलग विषयों की किताबें मौजूद है। यहाँ किताब खरीदने का तरीका भी सामान्य दुकानों से अलग है। पाठक अलग अलग किताबों के बजाय तय आकार के बॉक्स में अपनी पसंद की किताबें भरकर खरीद सकते हैं। हर 10वां भारतीय मानसिक बीमारी का शिकार, इलाज से ज्यादा शुरुआती पहचान है जरूरी। देश में हर 10 में से एक व्यक्ति किसी न किसी मानसिक विकार से प्रभावित है, जबकि इससे कहीं बड़ी आबादी तनाव और मानसिक परेशानी का सामना कर रही है। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर स्थिति बनने के बाद उपचार तक सीमित रखने के बजाय समय रहने, पहचान, जांच, परामर्श और जरूरत पड़ने पर उपचार को स्वास्थ्य व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनाने की जरूरत है। ये बात पूर्व इहसास प्रमुख और पैसिफिक वन हेल्थ में मनोचिकित्सा एवं मानसिक स्वास्थ्य के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर निमेश जी देसाई ने मंगलवार को फ्रीडम फॉर साइलेंट सफरिंग मेंटल हेल्थ इन अर्बन इंडिया विषय पर आयोजित चर्चा में कही। ट्रेन में गंदा टॉयलेट, खराब खाना या बंदिशी, अब सफर के दौरान ही दर्ज कराए शिकायत, तुरंत मिलेगी मदद। कई बार हम ट्रेन में सफर करते हैं, लेकिन कुछ अप्रत्याशित घटनाओं की वजह से सफर का मजा किरकिरा हो जाता है, जैसे एसी बंद हो जाना, कोच या टॉयलेट का गंदा होना, खराब खाना दिया जाना या रेलवे स्टाफ का बुरा व्यवहार करना। लेकिन आपके इसे
घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए शिकायत दर्ज करने के आसान तरीके बनाए हैं। अब आपको अगले स्टेशन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सफर के दौरान ही समस्या बताई जा सकती है। रेलवे के अनुसार शिकायत करने के 4 मुख्य रास्ते हैं। पहला तरीका ऑनलाइन है। रेल मदद की वेबसाइट पर जाकर ट्रेन कंप्लेंट्स सेक्शन चुनकर अपनी समस्या लिख सकते हैं। मोबाइल यूजर्स के लिए रेल मदद ऐप सबसे अच्छा विकल्प है। यह ऐप अब रेल वन ऐप में भी उपलब्ध है। इससे शिकायत जल्दी पहुंच जा सकती है। आतंकी साजिश के आरोपी जासिर बिलाल को एससी से झटका, जमानत याचिका खारिज। लाल किला आतंकी मामले के आरोपी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को डिफॉल्ट जमानत देने से मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले जासिर बिलाल की अपील याचिका खारिज कर दी। जासिर ने 23 समय सीमा के भीतर जांच एजेंसी द्वारा जांच न पूरी आरोप पत्र न दाखिल करने के आधार पर डिफॉल्ट जमानत की मांग की थी। जासिर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और एनआईए ने उस पर 10 नवंबर 2025 को लाल किला इलाके में हुए कार बम धमाके में सक्रिय रूप से साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। बोली खुलने के बाद दस्तावेज जमा करने की छूट खत्म, पीडब्ल्यूडी ने कड़े किए टेंडर नियम। पीडब्ल्यूडी ने निविदा प्रक्रिया में बोली खुलने के बाद नए या संशोधित दस्तावेज जमा करने की छूट पर सख्ती से रोक लगा दी है। विभाग ने मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिया है कि निविदाओं के मूल्यांकन में लागू नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता कार्यालय की और से 17 अगस्त को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि 11 मई 2026 के आदेश के तहत 21 नवंबर 2025 का पूर्व कार्यालय ज्ञापन वापस दिया जा चुका है। पुराने आदेश में पात्रता या तकनीकी बोली खोलने के बाद आवश्यक होने पड़ने अथवा संशोधित दस्तावेज लेने और स्पष्टीकरण मांगने की गुंजाइश थी। कल्याणपुरी हत्याकांड, धरने पर बैठे आप, विधायक हिरासत में, डीसीपी ऑफिस पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कल्याणपुरी इलाके में रविवार को अनिल नाम के सफाई कर्मचारी की हत्या हुई थी। अनिल का परिवार और कोंडली स्याप विधायक कुलदीप कुमार एलबीएस अस्पताल में धरने पर बैठे थे। पुलिस ने आरोपित को सोमवार को ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन सुदर्शन शव लेने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा व सरकारी नौकरी दे। आज सुबह तड़के पुलिस ने विधायक कुलदीप कुमार को हिरासत में ले लिया। इसके बाद आपके कार्यकर्ता डीसीपी ईस्ट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि विधायक को छोड़ा जाए। नक्सल पीड़ितों ने पी चिदम्बरम को घेरा, कहा बंदूक खत्म हुई, अब दिमागी नक्सलवाद का इलाज जरूरी। नक्सली हिंसा में अपनों को खोने और जिंदगी भर के लिए दिव्यांग हुए बस्तर के नक्सल पीड़ितों ने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम के दिमागी नक्सल वाले बयान को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। मंगलवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बस्तर शांति समिति की पत्रकार वार्ता में पीड़ितों ने कहा कि जिन परिवारों ने नक्सली बंदूकों की गोलियां और बारूदी सुरंगों का दर्द झेला है, उनके सामने नक्सली विचारधारा का गर्व जताना उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। आरोप लगाया गया है कि पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बयान से ऐसा परिलक्षित होता है कि उनका और उसी समय की कांग्रेस सरकार का मौन समर्थन नक्सलवादियों को था। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की एम्स में एंजियोप्लास्टी अस्पताल ने जारी किया हेल्थ अपडेट। केंद्रीय स्वास्थ्य व कल्याण परिवार मंत्री जेपी नड्डा की 17 अगस्त को एम्स में एंजियोप्लास्टी की गई। एम्स की ओर से मंगलवार को जानकारी दी गई है कि एंजियोप्लास्टी के बाद उनकी हालत स्थिर है और उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग में निगरानी में रखा गया है। एम्स के अनुसार नड्डा का उपचार कार्डियोलॉजी विभाग में चिकित्सकों की निगरानी में जारी है। अस्पताल में फिलहाल एंजियोप्लास्टी से जुड़ी अन्य चिकित्सीय जानकारी साझा नहीं की है। उनके स्वास्थ्य स्थिति पर चिकित्सक लगातार नजर रख रहे हैं। असफलता से वापसी तक अभिनेता बॉबी देओल बताएंगे कैसे बदली सिनेमा की कहानी। फिल्मी दुनिया में चमकते सितारों की सफलता तो पर्दे पर दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे छिपा संघर्ष और सफलता का दौर अक्सर अनकहा रह जाता है। जागरण फिल्म फेस्टिवल में इस बार अभिनेता बॉबी देओल अपने करियर के इसी उतार चढ़ाव को दोबारा और मिली पहचान की कहानी दर्शकों के साथ साझा करेंगे। 22 अगस्त को आयोजित होने वाले विशेष संवाद सत्र करेज द टू बिगिन अगेन इनसाइड वन ऑफ इंडियन सिनेमाज मोस्ट रिकमेबल रिवेशंस में अभिनेता बॉबी देओल अपने करियर की दूसरी पारी को लेकर बातचीत करेंगे। उस संघर्ष से पर्दा हटाएंगे, सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद पर्दों से अनदेखा हो जाए। संघर्ष की पहली पारी से कहीं ज्यादा दर्द और अवसाद देने वाला होता है। उस दौर से निकलकर फिर से खड़ा होना काफी कठिन होता है। नाम पहचान बदली पर 26 साल बाद फिंगरप्रिंट से पकड़ा गया। 1995 के एम्स अपहरण केस का दोषी पैरोल से हुआ था फरार। सन 1995 में एम्स के पास ऋषि सेठी नाम के कारोबारी को गन पॉइंट पर अपहरण करने के मामले में उम्र की सजा पाए जाने भगोड़े सजायाफ्ता अमित यादव को
क्राइम ब्रांच ने देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने कारोबारी के सौजन से 1 करोड़ फिरौती मांगी थी। फिरौती की 10 लाख रकम लेते हुए दिल्ली पुलिस ने अमित यादव को मेरठ से एक होटल से दबोच लिया था। सन 2000 में दिल्ली हाईकोर्ट से इसे 1 महीने की अंतरिम जमानत मिली थी। उसके बाद 26 साल से वे फरार था। फिंगरप्रिंट ब्यूरो और क्राइम रिकॉर्ड ऑफिस की मदद से 21 साल पुराने बायोमेट्रिक डाटा से पहचान कर लंबे समय बाद सजाफ्ता को दबोचने में कामयाबी मिली। दिल्ली में डीसीपी के घर में चोरी सीसीटीवी फुटेज देख पुलिस ने 24 घंटे में दबोचा। खाखानगर स्थित सरकारी आवास में रह रहे दिल्ली पुलिस ने तैनात एक डीसीपी के घर में चोरी का मामला सामने आया है। तुगलक रोड थाना पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर 24 घंटे के भीतर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से आरोपित इमरान उर्फ सावन की पहचान कर उसे तैमूर नगर की झुग्गी से गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर चोरी हुआ आईफोन 1+ मोबाइल, नकदी, हीरे की अंगूठी, महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य सभी सामान बरामद कर लिया गया है। इमरान के खिलाफ 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। डीसीपी नई दिल्ली जीना सचिन शर्मा के मुताबिक घटना बीते 11 अगस्त की है। हाईकोर्ट से झटका, फिर भी कब्जा। राजा गार्डन में डूसिप की जमीन पर पुराने लाइसेंस का ढांचा बरकरार। पश्चिमी दिल्ली के प्रमुख इलाके राजा गार्डन में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की बेशकीमती जमीन से जुड़ा मामला सवालों के घेरे में आ गया है। 2-2 एकड़ क्षेत्रफल वाले 5 भूखंडों पर पुराने लाइसेंसी द्वारा बनाए गए मैरिज होम के ढांचे निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी नहीं हटाए गए हैं। वही साइट खाली कराए बिना ही डूसिप नई टेंडर प्रक्रिया की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में पूरे मामले में डूसिप की कार्रवाई और निष्पक्ष टेंडर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में खौफनाक वारदात, भाई ने बहन की गला घोंटकर की हत्या, ब्रीफ केस में बंद कर फेंका शव। बुराड़ी इलाके में झूठी शान के लिए चचेरे भाई ने नाबालिग बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव ब्रीफ केस में बंद कर सड़क के किनारे फेंक दिया। आउटर नॉर्थ जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर सोमवार को शव बरामद कर लिया है। आरोपित की पहचान अविनाश 26 वर्ष के रूप में हुई है। वह मुकुंदपुर पार्ट 2 में रहता है और मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला है। उसने बताया है कि चचेरी बहन का युवक के प्रेम संबंध था। परिवार के लोग उससे परेशान थे। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की अक्सर मोबाइल फोन पर अपने प्रेमी से बातचीत करती थी। गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत सुपर टेक के 16 प्रोजेक्ट्स पर सुनवाई जल्द। एनबीसीसी की याचिका पर नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य स्वामित्व वाली एनबीसीसी की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति व्यक्त की है जिसमें एनक्लेट के आदेश के खिलाफ अपील की गई थी, जिसने गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत सुपर टेक लिमिटेड के 16 आवासीय प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए रेरा के तहत अनुपालन से कोई भी छूट देने से इनकार किया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और वी मोहन की पीठ ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और केंद्र सरकार और सुपर टेक के पूर्व निदेशक रामकिशोर अरोड़ा से जवाब मांगा। एनबीसीसी के लिए उपस्थित अटॉर्नी जनरल और वेंकट मणि से कहा है कि यह मुद्दा रियल एस्टेट अधिनियम और 2016 के प्राविधानों से अनुपालन में छूट देने से संबंधित है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में नशा और लग्जरी वाहनों पर सख्ती, उल्लंघन पर होगा नामांकन रद्द। 200 चुनाव में नियमों की अनदेखी अब प्रत्याशियों पर भारी पड़ सकती है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनावी गतिविधियों में नियम तोड़ने वाले प्रत्याशियों का नामांकन रद्द करने की चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, गंभीर उल्लंघन की स्थिति में पुराना चुनाव रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। सोमवार को प्रॉक्टर कार्यालय में विश्वविद्यालय के अनुसार मुख्य चुनाव अधिकारी, 200 पदाधिकारियों, विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों की बैठक में चुनाव प्रचार को लेकर कई सख्त निर्देश भी जारी किए गए। दिल्ली वालों के लिए विशाखापट्टनम की राह हुई आसान। आयशा एयरपोर्ट से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू। दिल्ली से आंध्र प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है क्योंकि जीएमआर विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा विकसित अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों का परिचालन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू और GVIAL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंवरवीर सिंह कालरा की मौजूदगी में इस ऐतिहासिक शुरुआत का जश्न मनाया गया, जहां मंत्री ने यात्रियों को बोर्डिंग पास सौंपकर पहली उड़ानों को रवाना किया। दिल्ली के फेफड़ों पर संकट, राष्ट्रपति भवन के पास पीवीजी ग्राउंड की जमीन के उपयोग का प्रस्ताव। राजधानी को साफ हवा देने वाले ग्रीन लंग्स यानी दिल्ली रिज क्षेत्र में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड की एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति इस वक्त पर्यावरणीय दृष्टि से खासी संवेदनशील इस रिज क्षेत्र में विकास और निर्माण से संबंधित 34 बड़ी परियोजनाओं को गहन जांच
कर रहे हैं। इस पूरी सूची में सबसे चर्चित प्रस्ताव राष्ट्रपति भवन स्थित प्रेसिडेंट्स बोर्ड परेड ग्राउंड की लगभग 12.6 हेक्टेयर जमीन के उपयोग का है। इसमें 7.58 हेक्टेयर अधिसूचित संरक्षित ब्रिज क्षेत्र शामिल है, जिसे सेना की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल करने की योजना है। दिल्ली में सिनेमा घर के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया बदली, अब 82 दिनों में होगा फैसला। दिल्ली सरकार ने सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स के सिनेमेटोग्राफ लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण और निरीक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया अधिसूचित की है। इसके तहत अलग अलग विभागों से एनओसी लेने की पुरानी व्यवस्था खत्म कर जिला स्तर पर एकीकृत सिंगल विंडो प्रणाली लागू की गई है। पूरी प्रक्रिया ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई व्यवस्था का उद्देश्य अनावश्यक देरी और विभागीय समन्वय की दिक्कतें दूर कर स्पष्ट, जवाबदेह और तकनीक आधारित व्यवस्था देना है। उन्होंने बताया है कि एसओपी वर्ष 2015 से अंतिम रूप ले चुकी है, लेकिन तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार इसे लागू नहीं किया है। मालवीय नगर हत्याकांड, 23 मौत के बाद जागे विभाग, दिल्ली में बनेंगे 10 नए फायर स्टेशन। होशानी के एक होटल में आग लगने की घटना में 23 लोगों की मौत के बाद दिल्ली में अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। आग लगने की घटनाओं के दौरान लोगों तक दमकल की गाड़ियों और राहत सेवाएं जल्द पहुंच सके, इसके लिए प्रस्तावित नए 10 फायर स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया को गति देने की तैयारी की है। दिल्ली अग्निशमन और पीडब्ल्यूडी के स्तर पर इस दिशा में जल्द सर्वे शुरू होने जा रहा है। इन्हें मिलाकर दिल्ली में कुल फायर स्टेशनों की संख्या 81 हो जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सागरपुर, कैलाशपुरी, पालम रोड से हटेगा अतिक्रमण, जागी स्थायी मुक्ति की आवाज। पश्चिम और दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाने वाली लगभग 3 किलोमीटर लंबी और 25.15 मीटर चौड़ी सागरपुर, कैलाशपुरी, पालम रोड को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्थानीय निवासियों और आरडब्ल्यू में हर्ष की लहर है। स्थानीय निवासी लंबे समय से प्रशासन से यह मांग कर उठा रहे थे कि पीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए डिमार्केशन के आधार पर पक्के निशान लगाकर तुरंत सड़क का निर्माण शुरू किया जाए। प्रशासन द्वारा कार्रवाई न होने और जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई न दिखने के कारण तंग आकर स्थानीय लोगों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली में वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़, मणिपुर के उग्रवादियों को बेचते थे चोरी की गाड़ियां। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का सरगना अमित नागर समेत 3 बदमाशों को मकोका से गिरफ्तार किया है। सरगना को पहले वाहन चोरी में गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद क्राइम ब्रांच ने कुछ समय पहले पूरे गिरोह पर ही मकोका लगा दिया था। अमित नागर रोहिणी सेक्टर 29 स्थित क्रिएटिव हाइट्स सोसाइटी में आरडब्ल्यू का अध्यक्ष है। इसका गिरोह पूर्वोत्तर व अन्य राज्यों में चोरी की गाड़ियां बेचने के साथ ही मणिपुर के उग्रवादियों को भी चोरी के वाहन बेचने का धंधा कर रहा था। यूजीसी नेट की दोबारा परीक्षा के खिलाफ छात्र संगठनों का प्रदर्शन, एनटी को खत्म करने की उठी मांग। यूजीसी नेट की 3 विषयों की दोबारा परीक्षा कराने के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के फैसले के खिलाफ सोमवार को दिल्ली में कई छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया है। छात्र संगठनों ने आरोप लगाया है कि एनटी की लगातार खामियों का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है और उससे उनकी पढ़ाई, दाखिले और करियर योजनाएं प्रभावित हो रही है। एनटी ने 2026 जून में अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है। विशेषज्ञ समिति ने प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग, अनुवाद और भाषा संबंधी गंभीर त्रुटियां मिलने के बाद निर्णय लिया है। 3 विषयों की पुनर्परीक्षा 9 और 10 सितंबर को होगी। अभ्यर्थियों से दोबारा परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप विधायक विशेष रवि के चुनाव के खिलाफ भाजपा नेता की याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेता योगेंद्र चंदोलिया की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है, जिसमें फरवरी 2020 में दिल्ली के करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के विशेष रवि के चुनाव को चुनौती दी गई थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चंदोलिया की अपील पर रवि को नोटिस जारी किया है। चंदोलिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि इसमें कानून से जुड़ा एक सवाल शामिल है। वकील ने कहा, क्या फॉर्म 26 में शैक्षिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) के दायरे में आएगा? हाईकोर्ट ने 4 मई को चंदोलिया की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह अब बेअसर हो गई है, क्योंकि 2020 में चुनी गई विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और 2025 में नए चुनाव हो चुके हैं।
जो लोग सवाल उठ करते हैं उन्हें दिमागी नक्सल बोल जाता है। पीएम मोदी के बयान का हवाला देकर बोले केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने सोमवार को एक वीडियो संदेश जारी कर खुद को दिमागी नक्सल बताते हुए कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है। उन्होंने कहा है कि वे सच्चे देशभक्त हैं और भाजपा से डरते नहीं हैं। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन का उल्लेख करते हुए कहा कि जो लोग सवाल पूछने का साहस करते हैं और भाजपा से नहीं डरते हैं उन्हें दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि यदि भगत सिंह और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आज जीवित होते तो प्रधानमंत्री के कथन के अनुसार उन्हें भी इसी श्रेणी में रखा जाता। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पर हमला, पीएचडी शोधार्थी निलंबित, कैंपस में प्रवेश पर रोक। डीयू के लो फैकल्टी में प्रोफेसर के साथ मारपीट के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। घटना के बाद कानून संकाय के पीएचडी शोधार्थी शुभम सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में उसके प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई प्रॉक्टर कार्यालय को मिली सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है। विश्वविद्यालय प्रॉक्टर के द्वारा जारी नोटिस के अनुसार घटना सुबह करीब 10:30 बजे उम्बंग भवन में हुई। इसमें कानून संकाय और पीएचडी शोधार्थी शुभम सिंह पर दुर्व्यवहार और प्रोफेसर के साथ शारीरिक मारपीट का आरोप है। शुभम सिंह शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कानून संकाय में पीएचडी में दाखिल हुआ था। दिल्ली में विदेश मंत्रालय की निर्माणाधीन बिल्डिंग का स्लाइडिंग गेट गिरने से सुरक्षा गार्ड की मौत, जांच शुरू। संसद मार्ग इलाके में केजे मार्ग स्थित विदेश मंत्रालय की एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में बिजली का कनेक्शन करने के दौरान भारी भरकम स्लाइडिंग गेट से गिर जाने पर उसकी चपेट में आए सुरक्षा गार्ड धर्मपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। वे कुछ देर तक गेट के नीचे ही दबे रह गए। मौके पर मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद गेट हटाकर उन्हें बाहर निकाला और उपचार के लिए तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। संसद मार्ग थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ लापरवाही की हुई मौत की धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।